जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना के एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जिसके अंतर्गत भारतीय नौसेना की नज़र अब लॉन्ग रेंज की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इस पर टिक गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। और इसी रिपोर्ट के अंत में हम आपको एक क्लू देने वाले हैं जिसके बाद आप गेस कर लेंगे कि कौन सी मिसाइल ये काम पूरा कर सकती है। देखिए, इतना तो स्पष्ट है कि भारतीय नौसेना जब भी मॉडर्नाइजेशन की बात होती है तो तीनों अंगों में सबसे गंभीर है और शायद मॉडर्नाइजेशन और इंडिजिनस इक्विपमेंट को यूज करने में सबसे आगे भी है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर कहा गया था कि भारतीय नौसेना बहुत जल्दी अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर और टेडबीएफ का हर्डल है इसको दूर करके अब लॉन्ग रेंज के वेपन सिस्टम पर अपना ध्यान केंद्रित करने वाली है, जिससे कि उनकी ऑपरेशनल रीच बढ़े। लेकिन उस समय इस रिपोर्ट को सिर्फ भारतीय नौसेना की वॉरशिप से जोड़कर देखा गया था और माना जा रहा था कि जो शिप लॉन्च मिसाइल हैं यही भारतीय नौसेना की प्राथमिकता का एक प्रमुख अंग है। लेकिन अब भारतीय नौसेना ने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि वो अब अपनी शिप की पावर पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, बल्कि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर उनकी जो एक मैसिव एयर पावर है उसकी भी कॉम्बैट रीच को बढ़ाया जाए, लिथैलिटी को बढ़ाया जाए। और इसी क्रम में भारतीय नौसेना ने एक नए प्रोग्राम को एक्नॉलेज किया है जहां पर भारतीय नौसेना इस समय 1000 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता वाली लॉन्ग रेंज की एयर लॉन्च एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को कंसीडर कर रही है। और ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल करने में सक्षम होगी ताकि भारतीय नौसेना अपने जो कैरियर बेस्ड एयर पावर है उसकी रीच को बढ़ा सके और किसी भी विषम परिस्थितियों में एनिमी की जो वॉरशिप्स हैं इन्हें लॉन्ग डिस्टेंस से ही अटैक कर सके। और ये प्रोग्राम इस समय फिलहाल तो एक्नॉलेज कर लिया गया है, लेकिन इसकी डेवलपमेंटल टाइमलाइन क्या है इस पर कोई भी जानकारी सामने नहीं रखी गई है। इस मिसाइल को बनाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि भारतीय नौसेना लंबी दूरी से ही जो हाई वैल्यू मैरीटाइम टारगेट्स हैं उन्हें टारगेट करना चाहती है। अभी तक जितनी भी रिपोर्ट प्राप्त है उस हिसाब से इस वेपन सिस्टम की जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो मैक 5 से ज़्यादा की होगी, यानी क्लियरली ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तौर पर यहाँ पर आइडेंटिफाई की जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच की हैं, जहाँ पर इसकी टर्मिनल स्पीड तो हाइपरसोनिक होगी लेकिन थ्रू आउट अपने रास्ते को ट्रैवल करने के लिए ये एक क्रूज मिसाइल जैसे रिएक्ट करेगी। और इसके लिए प्रपल्शन सिस्टम कौन सा होगा, फ्लाइट प्रोफाइल कैसी होगी, इन सारी चीज़ों का निर्धारण इस समय चल रहा है। इसके पीछे का कारण सिंपल है कि भारतीय नौसेना जानती है कि इस समय थ्रेट इन्वायरमेंट जिस प्रकार की सी में है, जैसे वो इवॉल्व हो रही हैं, उनको काउंटर करने के लिए हम पूरी तरीके से ट्रेडिशनल मिसाइल्स पर या ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमें अब भविष्य को ध्यान में रखकर आगे सोचना होगा और ये उसी सोच का परिणाम है। अब आइए बात कर लेते हैं एक ऐसे हिंट की जिससे शायद कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन शायद वही प्रोग्राम हमें देखने को मिल जाए। अभी हाल ही में डीआरडीओ ने एक नए प्रोग्राम को एक्नॉलेज किया था जहां पर उन्होंने कहा था कि वो सुखोई 30 MKI के लिए 1500 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जो कि हाइपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल करने में सक्षम होगी उसको डेवलप कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये उसी का ही कोई डेरिवेटिव हो जो भारतीय नौसेना के लिए जो नेवल संस्करण है इसमें तैयार किया जाए। लेकिन अभी क्योंकि स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, टाइमलाइन सामने नहीं आई है, तो अब ये दावा नहीं कर सकते कि ये बनकर कब तक तैयार होंगी। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए ये प्रयास जल्द से जल्द किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या ये प्रोग्राम भारतीय नौसेना की मदद कर पाएगा और इस प्रोग्राम को क्या हम लोग राफेल और MiG-29K में देख पाएंगे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारी अगली बड़ी अपडेट एलसीएस प्रचंड प्रोग्राम को लेकर आ रही है। जी नहीं, इसमें हम कोई आपको ऑर्डर की डिटेल नहीं देने वाले हैं। दरअसल यहाँ पर अब एक नई डिबेट शुरू हुई है और ये डिबेट है अटैक हेलीकॉप्टर्स को लेकर के। हमने हाल ही के डिफेंस न्यूज के वीडियो में आपको बताया था कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर के भारत के पूर्व हेलीकॉप्टर पायलट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी थी। उन्होंने कहा था कि निसंदेह अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर काफी घातक होते हैं, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में एक तरफ जहां हमारे एनिमीज के पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, एडवांस काउंटर ड्रोन सिस्टम है, तो ऐसे में इन हेलीकॉप्टर्स को टारगेट करना उनके लिए काफी आसान होगा। उन्होंने वेनेजुएला का एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि अगर आप इसमें देखें तो अमेरिका ने 100 से ज्यादा जो एयरक्राफ्ट है उनको डिप्लॉय किया था और एक फुली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ही अपाचे को डिप्लॉय किया गया था। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें ऐसे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है जो ज़्यादा स्टेल्दी हो और हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके।
हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ी प्राथमिकता जो दी जा रही है अब भारत के डिफेंस कम्युनिटी में, इनफैक्ट इंडियन आर्मी के अंतर्गत ही यहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही है इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर्स को। और जब भी बात इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर्स की होती है तो यहाँ पर एलसीएस प्रचंड का नाम सबसे ऊपर आता है। अब आप में से बहुत सारे लोग इससे पहले कि ये प्रश्न पूछें कि डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जहां पर 50 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स की बात हुई थी, उसमें रियलिटी क्या है? देखिए, वो पूरी तरीके से मिथ्या है, उसका कोई भी आधार नहीं है और ना ही भारतीय थल सेना अब अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के एडिशनल बैच की तरफ जाने वाली है। भारतीय थल सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि अब फ्यूचर में कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर अगर उनकी फ्लीट को ज्वाइन करता है तो एलसीएस प्रचंड के अलावा वो कोई और होने नहीं वाला। इस समय भारतीय थल सेना के इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह सिर्फ इसका स्वदेशी होना नहीं है, बल्कि इसके पीछे की वजह है इसकी कैपेबिलिटी का बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनली गुड होना। हेलीकॉप्टर रिक्वायरमेंट को अगर हम समझें तो इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना पड़ेगा और वो समय होगा कारगिल वॉर का। कारगिल वॉर के बारे में आप सब जानते हैं कि वो एक ऐसा समय था जब हमारे पास कोई डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर नहीं था और हर मिशन के लिए हम फाइटर जेट्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। और उस दौरान भारत ने काम चलाने के लिए मी-17 हेलीकॉप्टर्स को यूज़ किया था। लेकिन स्पष्ट हो गया था उसी समय कि अब हमें एक नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है जो डेडिकेटेड तौर पर कॉम्बैट रोल को ही एग्जीक्यूट कर सके, और यहीं से जन्म होता है एलसीएच प्रोग्राम का। और ये हेलीकॉप्टर जिस विजन के साथ बनाया गया था, इसने इस विजन को पूरा भी किया है। इसको हमने हाई एल्टीट्यूड इलाकों में टेस्ट किया और इसको उड़ाने वाले पायलट्स से जब ये पूछा गया कि इसको लेकर आपके एक्सपीरियंस क्या रहे और अपाचे को लेकर एक्सपीरियंस क्या रहे, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब बात ज़मीनी लड़ाई की होती है, डेजर्ट एरिया की होती है या ऐसे टेरेन होते हैं जो कि माउंटेनियस नहीं है, तो वहाँ पर अपाचे का कोई सानी नहीं है। मैसिव फायर पावर वो डिलीवर करता है। लेकिन जब आपकी रिक्वायरमेंट होती है एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड और एक ऐसा इलाका जहाँ पर भारी हेलीकॉप्टर ऑपरेट नहीं कर सकते, तो वहाँ पर ही काम आता है आपका एलसीएस प्रचंड। और आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा भारत के जो विवादित एरिया हैं वो पहाड़ी इलाकों में हैं, और ऐसे में वहाँ पर काउंटर करने के लिए जो अपाचे से ज़्यादा एलसीएच है उसको प्राथमिकता सेना की तरफ से दी जा रही है। और सेना ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में अपाचे के और भी बड़े ऑर्डर्स उनके तरफ से दिए जाएंगे, क्योंकि सेना अब एक डेडिकेटेड जो अपनी विंग है उसको अटैक रोल में यूज करने के लिए तैयार है। एसएस प्रचंड जो कि 2 क्रू वाला हेलीकॉप्टर है, इसकी जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 5.8 टन का है, मैक्सिमम स्पीड 268 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वहीं अगर हम बात करें तो इसकी रेंज 550 किलोमीटर की है, सर्विस सीलिंग 21,300 फीट की है। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि एक अटैक हेलीकॉप्टर के लिए ये काफ़ी यूनिक चीज़ है। और इसका जो नैरो फ्यूजलाज है, स्टेल्थ एनहांस प्रोफाइल है, ये इसको काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी बनाती है। और यही सारे कारण है कि भारतीय थल सेना इनके एडिशनल ऑर्डर की तैयारी अभी से शुरू कर चुकी है। क्या आप इस एडिशनल ऑर्डर को सेंसिबल मानते हैं? क्या अपाचे की जगह एलसीएस को लेना भारत के लिए सही होगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।